तो जामिया मिलिया इस्लामिया एक बहुत बड़ा इदारा, बेहद ख़ास इदारा इस मुल्क के लिए भी और अब दुनिया में भी अपनी जगह मजबूती के साथ बनाता हुआ, पक्की करता हुआ, रिसर्च के शोबे में बहुत काम हुआ है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया वो इदारा जिसमें पढ़ने के लिए दूर दूर से और मुल्क भर से लोग आना चाहते हैं और जामिया में मौका मिल जाए। दिल्ली में अगर आ रहे हैं तो अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में मौका मिल जाए तो क्या कहना है, ये ख्वाहिश होती है। अलग अलग शोबे हैं इसके और मेरे साथ मेरी खुशनसीबी कि फिरदौस सिद्दीकी साहिबा भी जुड़ गई हैं जो कि वुमेन्स स्टडी सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया में है इस वक्त। फिरदौस सिद्दीकी साहिबा, उनका भी मैं तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। फिरदौस जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। तो मैं चलिए आपसे ही शुरुआत करता हूँ। जिस तरह से हम लोग जामिया के बारे में बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और प्रोफेसर डॉक्टर नजमा साहिबा ने जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनके सामने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी बातें रखी, वज़ीर आज़म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप लोगों की 7 साला तकरीब में वो भी आना चाहते हैं, फंडिंग भी उसके लिए होगी, मेडिकल कॉलेज भी आपके यहाँ खुलने जा रहा है और इसकी भी परमिशन करीब करीब हो गई है और एक हॉस्पिटल भी कैंपस में होगा। ये तमाम बहुत अच्छी बातें हुई हैं। जामिया का मुस्तकबिल आप वहां पर चूंकि हैं और चीजों को आप खुद देख रही हैं, क्या देखती हैं और किस तरह से इस इदारे को अब और रफ्तार पकड़नी चाहिए आपके मुताबिक? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। आप पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है जामिया से, तो मैं जामिया में यहाँ 12.5 साल से हूँ और जामिया ने मुझे बहुत कुछ दिया। ख़ास तौर से जो एक स्ट्रगलर के लिए होती है जॉब, उस जैसी चीज़ों के लिए ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अपनी जॉब शुरू की। तो वीमेन स्टडी सेंटर पहला लेकिन बहुत शानदार प्लेटफॉर्म। जी, बहुत शानदार। इसे सब लोग कहते हैं कि बिगेस्ट अचीवमेंट था। आप अपने करियर की फर्स्ट जॉब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकलिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए, तो इससे बड़े फ़ख्र की बात नहीं हो सकती और वो उस फ़ख्र का शर्फ मुझे हासिल है। मैं इस पर हमेशा फ़ख्र महसूस करती हूँ और जामिया को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि इसकी हम खिदमत कर सकें। जो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी उम्मीदों के साथ 1920 में, जैसा कि मुझे पता चला कि मैं थोड़ा लेट हो गई और इससे पहले लोगों ने रोशनी डाल दी है कि किस तरीके से जामिया एक बेबी से कैसे ये ग्रोथ करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। और मेडिकल कॉलेज की जो बात रही, मेडिकल कॉलेज की बात काफ़ी गुज़िश्ता कई सालों से चल रही थी और कई सारे वाइस चांसलर भी उस पर बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पहली बार बातें हो रही, लेकिन पहली बार इतनी स्ट्रांगली मैडम जिस तरीके से, मैडम नजमा अख्तर जिस तरीके से इस चीज़ को आते ही उन्होंने शुरुआत की मेडिकल कॉलेज के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। फर्स्ट मुझे याद है कि फर्स्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ये बात कही कि मेडिकल कॉलेज उनका एक मतलब कि एजेंडा में है और हम इस बात के लिए बहुत ही मैडम को बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं इसलिए मैं मुझे उनका खासतौर से पहली खातून वाइस चांसलर है, दूसरा है पॉजिटिव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने योग दिवस के दौर में उनको सुना, उस वक्त वो कह रही थी कि जामिया में आप आइए, बाहर से भी अगर कोई योग करने यहाँ पर आना चाहता है तो आइए, हम उनको पूरी सुविधाएं भी देंगे और बेहतरीन माहौल भी देंगे। उन्होंने दरवाजे खोल दिए सब। तो ये एक सोच जो है ना, ये बताती है कि इंसान कितना स्ट्रॉन्ग सोच लेकर, स्ट्रॉन्ग किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है या बढ़ा सकता है चीजों को। डिटरमिन्ड विल के साथ किस तरीके से वो आगे आ रही है सोच। जैसे कि लोगों ने कयास लगाया था, वीमेन वीसी हैं, पता नहीं कुछ क्या करेंगे क्या नहीं, हजार तरीके की थी। पहली बार भी जब ये फर्स्ट आप लोगों ने डिस्कशन कराया था, फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मैंने यही कहा था कि मेरा पर्सनली मानना है कि जेंडर स्टीरियोटाइप से हम लोग बाहर निकले। जेंडर स्टीरियोटाइप से बाहर निकलेंगे तभी हम सोच पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा औरत को क्वेश्चन के दायरे में रखते हैं। हमें लगता है कि ये फला फला काम सिर्फ मर्द कर सकता है। तो ये सारे स्टीरियोटाइप जो चैलेंजेस है, इसको मैडम फेल करती हुई नजर आ रही है और बड़े स्ट्रॉन्ग विल के साथ जो बात वो कहती है उसको पूरी करती हुई नजर आई। ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि गुज़िश्ता हफ्तों में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की, इस मौजू पर बात की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से बात की और इस बात का एश्योरेंस लिया कि मेडिकल कॉलेज की जो राह है ऑलमोस्ट आसान हो चुकी है। बहुत सारे टेक्निकलिटीज होती है और ये बड़ा आसान काम नहीं है कि इतनी जल्दी रातों रात कोई मेडिकल कॉलेज बन जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना आसान, इवन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना आसान, बट मेडिकल कॉलेज की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है बहुत टफ है। उसके लिए स्पेस की जरूरत होती है और स्पेस क्राइसिस से जामिया शुरू से गुजर रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास। यासिर जिलानी साहब,
सरकार की, हम देखें मोदी हुकूमत की अगर हम देखें तो ये पॉलिसी रही है ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, उनको मौक़े फराहम करना, और ये दिखा है। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी की ख़वातीन के लिए तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत एकदम ऐसे फैसले कर रही है और इस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहती है कि जो पिछले 70 सालों में हमने नहीं देखा, 60-70 सालों में, जहां पर ये देखा जाता था। एक तो कौम महिलाओं को अपनी पीछे रखती है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है और कोई इसमें शर्म की बात भी नहीं। ये है कड़वी सच्चाई कि कौम अपनी ख़वातीन को, अपनी औरतों को पीछे रखती है। लेकिन एक हुकूमत की अगर ताकत मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, बिलखुसूस अक़लियत की। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो आपके साथ तमाम डिबेट्स जब भी हमने करी है, और पिछली डिबेट में तो मोहतरमा भी थी हमारे साथ, और आज जिस तरीके से पॉजिटिव अंदाज से उनका मैं अंदाज देख रहा हूँ, बेहद मुझे खुशी है इस बात की कि सबको समझ में ये आ रही है बात कि जब सरकार बहुत मजबूत होती है और उसका नेतृत्व तो बहुत मजबूत होता है। और आप देखिए कि वजीर आजम साहब ने जो वायदे किए थे, लोगों को लगता है कि शायद वो जब इलेक्शन रैली में थे तो लोग कहते थे यार बात हो रही है, हमने भी बहुत लोगों को इसी तरीके से बात करते हुए सुना है। लेकिन आज देखिए कि जो जो चीज उन्होंने अपने इलेक्शन रैली में वायदा किया है जनमानस के साथ, वो पूरा हो रहा है। और यकीन माने कि महिला सशक्तिकरण का तो एक सबसे जो बड़ा प्रकल्प है पूरे इस संगठन का और इस सरकार का, उसमें नंबर 1 पे अगर कोई चीज आती है तो महिलाओं को सशक्तिकरण, जो महिलाओं को उनके सारे हुकूक को देने की बात करते हैं। शुरू से बताइए कि ट्रिपल तलाक जैसा जो एक कुरीति था, उसको भी एक शेप में लाके किसने खड़ा किया? हमारे वजीर आजम ने। तो लोग इस पे बात करने से भी डरते थे। नहीं, मुझे याद है 3-4 साल पहले इमरान साहब हम लोग इस डिबेट पे एक तरफ बैकफुट पे आ जाते थे जब दूसरे लोग बात रखते थे, वो तो कहते थे। अब वही लोग मैं देखता हूं कि पॉजिटिवली इस इशू को भी और इससे बड़े बड़े इशू पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मजबूत सरकार होती, इरादा मजबूत होता है। देखिए सरकार क्या चाहती, वजीर आजम साहब क्या कहा उन्होंने कि जो छल हुआ है मुसलमानों के साथ, उसमें हम मुझे छेद करना है। कब कहा? सेंट्रल हॉल से कहा, पहला दिन था मोदी टू हुकूमत का। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एक वजीर आजम इतने बड़े देश का, आप एक जो माइनॉरिटीज के लोग हैं जो 18 to 20% इस देश में हैं, उसको लेके कितना फिक्रमंद है, ये इससे अंदाजा लगा सकती है आवाम कि वो हर जगह अपनी नजर को बना के उन्होंने रखा हुआ। और जामिया मिलिया जैसे इदारे के लिए, जामिया मिलिया तो आप यकीन माने कि मेडिकल कॉलेज, तो मैं आपको पहले भी डिबेट में मैं कह चुका हूं, जब मैडम साथ में थी मेरे, जब पिछली बार डिबेट हुई थी उसमें भी उस वक्त तो मेडिकल कॉलेज का कहीं जिक्र नहीं था, तब भी मैंने ये चर्चा करी थी क्योंकि मैं अपने लीडर्स, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, चाहे हमारे संगठन के अधिकारी हो, उनसे मैं सुनता रहता हूं, उनको मैं जानता हूं। और हम लोग भी टाइम टू टाइम वजीर आजम साहब को खत लिखते हैं, अवगत कराते हैं, उनको इत्तला देते हैं कि किस चीज की सोसाइटी में जरूरत है। और देखिए इस सरकार की जो का बड़प्पन देखिए कि वो अपने छोटे से छोटे जो सिपाही हैं, जो उनके लिए उनका झंडा लेके खड़े हैं, उनकी बातों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे वो हमारे वजीर माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार साहब हो, चाहे वो हमारे वजीर आजम हो, चाहे वो हमारे HRD मिनिस्टर निशंक साहब हो, रमेश पोखरियाल निशंक साहब इस वक्त के, वो सारी बातों को कोशिश ये है कि जल्द से जल्द, और ये जो 100 साल पूरा होने जा रहा है, यकीन मानिए कि इसका आपको पूरे दुनिया में आप देखेंगे कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया को देश देखेगा, दूसरे देश जामिया मिलिया उस वक्त। शोएब जामी साहब, पॉजिटिव अगर हुकूमत की पॉलिसीज हों तो किसी भी इदारे को आगे बढ़ने में कितना मददगार साबित हो सकती है? चूंकि आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप नजदीक से चीजों को देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जरूर जानूंगा कितना फर्क आया है। अगर हम देखें 2014 के बाद जामिया को आगे बढ़ाने में और आगे बढ़ाने की सोच को लेकर, हुकूमतें तो उससे पहले भी रही हैं और जामिया ने अपनी जगह बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मौजूदा दौर की बात करें या मोदी युग 1 की बात करें, कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए इमरान साहब, अगर जामिया की बात आती है तो कितना चेंजेस आया, ये तो आप अमंग द पैनलिस्ट भी देख सकते हैं कि हम अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब जामिया की बात आती है, उसकी फलाह वबूद की बात आती है, तो हम सब एक स्वर में जो है जामिया के लिए जो है बैटिंग कर रहे होते हैं। ये एक, मैं समझता हूँ, मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए जामिया में एल्यूमिनाई एसोसिएशन है अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों में, और टीचर्स एसोसिएशन है, स्टाफ एसोसिएशन है, और एक तरफ जो है वाइस चांसलर की अपनी व्यूज़ हैं और मैडम जो काम कर रही बहुत सराहनीय।
उसमें क्या है कि लोग अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बटे हुए हैं, एसोसिएशन में बटी हुई हैं। तो जो रुकावट की बात हो रही थी ना, यही होती है कि अगर आप अलग अलग आइडियोलॉजी से बटे हुए हैं तो कोई जो है किसी की आइडियोलॉजी को मानता नहीं है और वो काम में रुकावट का सबब बन जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जामिया की बात करते हैं तो चाहे एलुमनाई एसोसिएशन हो या टीचर एसोसिएशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी आइडियोलॉजी से आप बिलोंग रखते हो, लेकिन अगर जामिया की बात आए तो सबको एक स्वर में और एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1920 में हमारे आबा व अजदाद ने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि 40 सालों तक बिना सैलरी के उन्होंने वहां पे काम किया था जामिया में, और वो जामिया की क़यादत ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई थी। और ये बॉयकॉट जो मिशन जो गांधी जी ने चलाया था, उसका ये हिस्सा था जामिया की वहां पे नींव पढ़ना। मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी नींव रखी थी। तो 40 सालों की कुर्बानी के बाद उनके बिना सैलरी लिए हुए तो जामिया धीरे 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 इतना तक पहुंचा है। और मैं यकीन बताऊं कि जामिया का एक एक बच्चा जो है अपने आप को फख्र महसूस करता, जिंदगी भर ताहयात मरने तक अपने आप को फख्र महसूस करता है कि वो जामई है या जामिया से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि देखिए नेशनलिज्म, आप तो खुद अपने नाम के आगे जामई लगाते हैं बड़े फख्र के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बड़ी और खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? मैं इससे बड़ी मिसाल भी नहीं हो सकती। हमारे साथ मिल करके इसके तराने को भी बुलंद करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बोलता हूँ, देखिए कुछ चीजें हैं जिसको चूंकि हम मैडम से बहुत उम्मीदें रखते हैं और मोदी जी से भी बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो कुछ बातें मैं कह दूं क्योंकि मैं उसका बहुत साल हिस्सा रहा, स्टूडेंट भी रहा मैं। देखिए वहां पे क्या है कि गरीब तबके के बच्चे आते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास, वो लोग बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रहना, इसलिए जामिया में जो लड़कों के जो हॉस्टल है, लड़कियों के जो हॉस्टल है, वो बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लड़कों को जो इतना ज़्यादा कमी, अब तो लड़कियों का बहुत सारा हो गया है सेट, लेकिन यहाँ से लड़कों के हॉस्टल के लिए जो है बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे देखे गए कि एडमिशन होने के बावजूद भी उनको अपना एडमिशन वापस लेना पड़ता है क्योंकि वो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर मोदी जी इस पर थोड़ा सा गौर कर ले और प्रशासन इसमें हमारे हेल्प करे तो वहाँ पे हॉस्टल की अकोमोडेशन ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जमीनें हैं हमारे पास। अब बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिसको आसपास के लोगों ने इनक्रोच कर लिया है, उसको वापस लेने की जरूरत है, वो जामिया का अपना हक है। दूसरा कि एक रिसर्च के इंडेक्स की बात करते हैं कि पुराने जितने भी वाइस चांसलर आए उनके जो कुर्बानियां रही हैं या जो कंट्रीब्यूशन रहा, हम उसको नकार नहीं सकते। इससे पहले जो वाइस चांसलर थे उन्होंने रिसर्च पे बहुत फोकस किया और हमारे रिसर्च इंडेक्स जो है बहुत इंप्रूव हुआ। उसको मैं समझता हूं कि जारी रखने की जरूरत है। बीच में फंडिंग की कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हल करने की जरूरत है। और नेशनलिज्म तो जामिया के बच्चों में कूट कूट कर भरा है क्योंकि हमारा इतिहास ही वही है। ठीक है, बहुत अहम बात। और रिसर्च को लेकर हाल के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीफ भी की है, वो मुतमईन भी नजर आए हैं और उसकी जानकारी भी मैडम ने दी है। मैं आपके पास आना चाहूंगा फिरोज बख्श साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? भास्कर जी आप कुछ कहना है? हाँ, तो फिरोज जी मैं आपसे खासतौर से ये जानना चाहूंगा, रिसर्च को लेकर के जो बात आपकी तरफ से आई कि रिसर्च को लेकर अभी और काम होना है, और जाहिर सी बात है चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ती जाती हैं। इस सरकार की मंशा अगर हम देखें इस शोबे में भी किस तरह से, क्योंकि हमारा टारगेट मुल्क नहीं दुनिया है, दुनिया में कैसे जगह पक्की करें, मजबूत करें और उनको अपनी तरफ कैसे राग़िब करें। वैसे जामिया मिल्लत इस्लामिया तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस दौर में उसके लिए क्या ये बेहतर और सुनहरा मौका कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है इमरान, सारी बातें तकरीबन खुलकर आ चुकी हैं। 2-3 बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए क्या है कि मुस्लिम तालीम को लेकर और मुस्लिम पूरे समाज को लेकर जो पहली अहम मीटिंग हुई थी वो प्रधानमंत्री के घर पे हुई थी, मोदी साहब के घर में। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी थे और 30 इंटेलेक्चुअल और अकाबरीन दीन सब लोग वहां पर जमा थे। तो वहां पर एक नारा दिया था मोदी साहब ने, वो नारा था एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर। अब उस नारे को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी काफी बात की इन्होंने, यासर जिलानी ने, वो उसको लेकर दौड़ पड़े। और इससे पहले कि जामिया को जोड़ा जाए, जामिया का कनेक्ट हो, मुख्तार अब्बास नकवी के जो प्रोग्राम है, चाहे उस्ताद है, नई रोशनी है, नई मंजिल है, हमारी धरोहर है, बिल्कुल ये सारे प्रोग्राम जोड़े जाएंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हमारे यासर जिलानी ने, कि इससे पहले जिन लोगों के हाथ में मिनिस्ट्री रही उसमें कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा। और उस वक्त एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि इस मिनिस्ट्री में कि ये बिल्कुल ऑक्सीजन पे चलने लगी थी। ये मुख्तार अब्बास नकवी ही थे कि जिन्होंने इसको एक तेज दौड़ वाली पीटी उषा बनाया। देखिए आपने रिसर्च की बात करी,
रिसर्च का जितना काम जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी इवन अलीगढ़ में भी नहीं हो रहा है, और हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसमें भी इतना रिसर्च का काम नहीं हो रहा है। मोदी जी का अगर इसमें ये समझिए कि आशीर्वाद रहा, उनकी दुआएं रहीं, तो ये रिसर्च का काम काफ़ी आगे दौड़ जाएगा। और न सिर्फ रिसर्च होगी, आपने जो शुरू में इमरान साहब बात करी थी मुख्तलिफ सेंटर्स की, ये सेंटर्स ज़रूर खोले जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये है कि हमें ये चाहिए कि जैसे एक अच्छी यहाँ पर वाइस चांसलर आ गई, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। शोएब साहब ने एक बात कही, मैं थोड़ा सा तजाद उनमें रखता हूँ। इन्होंने कहा सारे वाइस चांसलर्स ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, बिल्कुल किया, लेकिन मैं बबांगे दहल एक बात कहना चाहूँगा कि नजमा साहिबा से पहले जो वाइस चांसलर यहाँ पर थे, यानी कि तलत साहब, उनके खिलाफ बड़ी शिकायतें आई और उससे जामिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा। रिसर्च का मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन अब जब नजमा अख्तर साहिबा यहाँ आ गई हैं, जो कमियां हैं, जो नुकसान पहुंचा है जामिया को, जो तोड़ फोड़ हुई है, मेरा ख्याल है कि उसकी भरपाई करेंगी। जैसे वजीर आज़म से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हमारे तालीमी इदारों को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, उसी तरह से हम लोगों को नजमा अख्तर साहिबा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये तेज़गाम और तेज़ रफ्तार एक रास्ते के ऊपर जामिया मिलिया इस्लामिया को डालेंगी। और ख़ास तौर से जो बच्चियों की तालीम है, बच्चियों की तालीम में बिल्कुल सही कहा था आपने कि हम लोग पीछे रहते हैं इमरान, हम लोग बच्चियों की तालीम को एनकरेज नहीं करते। मेरा ख्याल ये कि नजमा अख्तर साहिबा ने जब आई हैं तो ज़रूर ये बच्चियों को आगे बढ़ाएंगी, और बच्चियाँ ही जो है वो हमारा। यहां से एक बात तो सर निकल कर आ रही है कि ब्रांचेस को लेकर के, इसकी ब्रांच और होनी चाहिए, मुल्क भर में खोली जानी चाहिए, ताकि वो बच्चे, वो लड़के लड़कियां जो नहीं आ सकते दिल्ली, जो ख्वाब देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने का, उनके लिए रास्ता बने, आसान हो। और जो यासिर जिनानी साहब ने भी कहा कि उसको लेकर राजनीति भी बहुत होती है, कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जब मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ा जाए तो होता है। एक और छोटा एग्जाम्पल है, बिल्कुल अलीगढ़ इसका एग्जाम्पल, फिर हम लोगों ने बात भी की थी, देखना चाहिए उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या, मल्लपुरम एंड मुर्शिदाबाद जो सेंटर्स बने हैं उससे आउटपुट क्या निकल रहा है। पहले हमें जो पहले हो चुका है काम कुछ भी शुरू करने से, अभी तो हमें जामिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैं आ रहा हूं आपके पास मैडम, जो आप ब्रेक से पहले भी कह रही थी कि रिसर्च, ये जो ब्रांचेस हैं, इसको खोलने में आपके मुताबिक ये पॉजिटिव सोच है या फिर इसमें नुकसान है? नहीं, मेरा जहां तक जाती तौर पे मानना है, मैं किसी चीज को निगेटिव सोच के साथ नहीं होती। अगर ये चीज है तो इसको हमें खैर मकदम करना चाहिए। अच्छी सोच है कि ब्रांचेस बढ़े और जो रिमोट एरियाज में, जो मतलब कि गांव में दूर दूर बच्चे हैं, उनको भी मौके फराहिम हो जो शायद उनको नहीं मिलता दिल्ली तक आने के लिए। लेकिन साथ में हमें जो पहले ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जैसे अलीगढ़ में है, मल्लपुरम, मुर्शिदाबाद, उनके आउटपुट को भी देख लेना चाहिए कि किस तरीके से चल रहा है, उनकी फंक्शनिंग, क्या चैलेंजेस है, उसका आउटपुट क्या मिला। ये जामिया को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके पहले उसको अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर ले, क्योंकि जामिया एक बेबी से शुरू हुआ, और जिस तरीके से 2003 एंड 2006 के बीच, 2003 में मैं यहाँ आई थी एज ए रिसर्च स्कॉलर, कुछ फील्ड विजिट पर आई थी, तब मैंने जामिया को देखा, और 2006 में एज ए फैकल्टी देखा। तो 3 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज मुझे मिला कि किस तरीके से कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी की तरफ वो जा रहा था मुर्शिद साहब के आने के बाद, किस तरीके से इसका एकेडमिक एनवायरनमेंट वाइब्रेंट हुआ। और जामिया को अभी बहुत जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये मैडम को हम बहुत ही, मतलब हम लोगों को लग रहा है कि वाकई ये बहुत ही आसान काम अब उन्होंने कर ली, प्रधानमंत्री जी से एश्योरेंस लेकर, प्रेसिडेंट से एश्योरेंस लेकर, क्योंकि जो सबसे बड़ी क्राइसिस आने वाली है वो लैंड की, लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है, और जो लैंड है हमारी यूपी गवर्नमेंट के पास है और हम है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। 20 एकड़ जमीन जो कि रिक्वायर्ड लैंड होती है किसी भी मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल काउंसिल से उसकी रिकॉग्निशन की, वो इतने आसान काम नहीं है कि जितना हम देख रहे हैं। तो वो सारी काम तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और हमें उम्मीद है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि वो कॉम्बिनेशन, जी बिल्कुल। बोलिए साहब, ये सही बात उन्होंने कहा कि जो ब्रांचेस पहले खुले हैं अलीगढ़ के एक्सपेरिमेंट में, उसका आना चाहिए डेटा क्या। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया इतनी स्ट्रांग यूनिवर्सिटी है और इतना मजबूत है अपने आप में, आइडियोलॉजी के एतबार से भी और उसके एकेडमिक जो वर्क है उसके एतबार से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी और इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जो ब्रांचेस खोलने की बात हो रही है, अगर वो खुल जाए ना उन शहरों में, तो
जामिया जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मेन है, उस कैंपस के बरक्स उतना अगर क्वालिटी एजुकेशन ना भी मिल पाए, तब भी उन शहरों में जो दूसरे कॉलेजेस हैं, एमआईटीज के जो दूसरे इंस्टीट्यूट, उनसे बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में, बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी में उन बच्चों को एजुकेशन मिल पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी ही ब्रांच खोले तो फौरन ही जो है वो बहुत चमक जाए, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन उसको शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए। उस पर बातचीत जारी रखनी। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकतंत्र पे बड़ा जोर दिया हमेशा कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। एक हमारे जामिया के बहुत सारे जो तलबा हजरात हैं, उनकी बड़ी ये मांग आती रहती कि अब ये शायद वक्त आ गया है कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर जो है ना एक पहल की जाए और डेमोक्रेटिक स्पेस को उसको बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ उससे जो है ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट होगी, इस पे एक पहल होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। एक बात मैं मैडम को, जो वाइस चांसलर मैम है, मोदी जी को डेडिकेट करना चाहूँगा कि एक ख्वाब आपने उम्मीदों पे क्या रखा है, एक ख्वाब आपने उम्मीदों पे क्या रखा है, आज तक हमने चरागों को जला रखा है। क्या बात। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना, तो हम भी उम्मीद पॉजिटिव सोच जो के बात साथ जामिया आगे साहब बढ़ें। कह रहे हैं, यासिर जिलानी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जो उन्होंने राजनीतिक वहां पर सरगर्मियों को और बढ़ावा देने की बात की, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, मेरी विचारधारा में, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट विंग से राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो मैं कभी भी किसी भी इदारे के अंदर जो छात्र राजनीति है उसको मनाही कर ही नहीं सकता हूँ, और ना मेरा कभी इरादा हो सकता। मुझे भी लगता है कि वो सारे पहलू पे बात हो, वहाँ के सारे जो तमाम संगठन हैं, NSY हैं, ABP है, और भी बहुत सारे हैं, AISA है, और मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जी, उन लड़कों से मेरी दरख्वास्त है कि आप आइए सामने और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ इस वक्त। आपको मैं बताऊं कि देखिए जामिया कैसे बढ़ी। जामिया को अभी जो कह रहे हैं कि बहुत वक्त लगेगा, और भी नहीं, हमने तो जामिया को जब अलीगढ़ से जामिया दिल्ली में आया था तो करोल बाग में एक छोटे से घर के अंदर 1925 की शुरुआत है। तो उन दीवानों के बारे में सोचिए जरा, जिन्होंने इसका पूरा का पूरा अपने जिम्मा अपने कंधों पे लेके, वो जो 4-5 बार हम लोग जिनका नाम लेते हैं, जौहर साहब, अंसारी साहब, महमूद साहब, जाकिर हुसैन साहब, इन लोगों को सोचिए कि उन लोगों ने भी तो एक सोच बनाई, और सोच को कैसे लोगों ने बढ़ाया, और लोगों ने बहुत मदद करी सरकार के अलावा भी। मुझे याद है, मैडम को भी ध्यान होगा कि 2006 में सलमान सऊदी अरब ने, जो बादशाह है वहां के, उन्होंने सिर्फ जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के लिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 मिलियन या 6 मिलियन डॉलर लाइब्रेरी की हालत भी लाइब्रेरी के लिए दे दिया था। और आज लाइब्रेरी दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वहां उस देश के बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते, मुझे बड़ा फख्र होता है। मैं वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन कभी गुजरता हूं, क्योंकि उस लाइब्रेरी में हम लोगों ने भी पढ़ाई करी है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोग हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम पे दुनिया के किसी कोने से उठ के आके आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बार बार जो कह रहा हूं कि सरकार बहुत मजबूत इरादे के साथ है। सरकार वहां पे जो प्रोग्राम देगी उसको इंप्लीमेंट करना ही है। वहां पे आप ये समझ लें कि अब बच्चों के मुस्तकबिल, चांसलर साहब ने कहा कि मोदी साहब ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। वो सही मानों में अगर कहीं हो रहा है, कहीं सबसे बड़ा अगर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया है। और उसमें 4 चांद लग जाएगा जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो ये अपना मैसेज दिया है कि उनके जितने भी मिनिस्ट्री के कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम जामिया मिलिया इस्लामिया से जोड़े जाएंगे। आप यकीन मानिए कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहनें हैं, यंग लड़कियां हैं जो वहां पे तालीम ले रही हैं, उनके लिए बहुत रास्ते खुले, बड़ी बात होगी, बड़ी बात मजबूत होंगी। ये मजबूत इसलिए होगी कि हमारी सरकार और हमारे वजीर आजम की सोच बहुत आगे की तरफ है, और उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। उन्होंने अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया में पूरा हो रहा है। बेशक सर, छोटी सी बात सर, जल्दी से फिर मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का इख्तिताम, इस बातचीत का जरा तराने के साथ हो जाए जामिया के, तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचा, इसलिए मैं कह रहा हूं सर। बस वही है कि देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी ने
100 मुस्लिम स्कूल्स और 5 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के लिए भी एक कमेटी बनाई है जिसके पीछे काम चल रहा है। इन एडिशन टू दैट जामिया में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और उनकी मिनिस्ट्री सारे मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, आखिरी 1 मिनट बचा है जी, बिल्कुल खूबसूरत अख्ताम कर लेते हैं। आखिरी 1 मिनट नहीं खड़े होंगे तो कैमरे की रेंज से बाहर चले जाएंगे, आपको बैठ के गाना होगा। ठीक है सर, बस आखिरी 1 मिनट बचा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे तमाम नाज़रीन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया का कौमी तराना और बहुत ही इमोशनल दया रे शौख मेरा, दया रे शौख मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, हुए थे आके यही खैमा जन वो दीवाने, हुए थे सुन के जो आवाज़ रहबर दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़ रहबराने वतन, उठे थे सुन के जो आवाज़ रहबराने वतन, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैराहन, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैराहन, यहीं से लालाए सहरा को ये सुराग मिला कि दिल के दाग को सहरा करते हैं रोशन। दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सलाम जाऊंगा, शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। जामई को बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपके इस मजबूत इरादे वाले